नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। नीट नेविगेटर कोर्स के एक और नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सॉल्यूशंस चैप्टर लेक्चर नंबर 10। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ से जुड़ी हुई फिनोमेना के बारे में, जिसका नाम है ऑस्मोसिस, और उससे जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिनकी हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में। कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को याद करिए। जब आप रेजिन्स को, पल्सेस को, दालें, चने इत्यादि पानी में भिगो कर रखते हैं, ओवरनाइट यदि आप उनको पानी में डिप करके किसी बाउल में रख देते हैं, तो आप मॉर्निंग में ऑब्जर्व करेंगे कि उस बाउल में जो पानी आपने भरा था उसका अमाउंट कुछ कम नज़र आ रहा है, बट एट द सेम टाइम्स वो रेजिन्स स्वेल हो चुके हैं। तो बताइए वो पानी कहाँ गया? सिमिलरली समर डेज़ में ख़ास तौर से जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, वो अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर लगातार पानी स्प्रिंकल करते रहते हैं या फिर उनको पानी में डिप करके रख देते हैं, जिससे कि उनकी फ्रेशनेस, उनकी रिजिडिटी लंबे समय तक बनी रह सके। इसी तरह से यदि आप किसी फ्लावर को भी पानी में डिप करके रखोगे तो पेड़ से टूटने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक वो फ्रेश आपको नज़र आ सकता है। अगर आप उसी वेजिटेबल को ऐसे ही ओपन में छोड़ दें, पानी से हटा के ड्राई एरिया में रख दें, तो आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक वो श्रिवल हो जाएगी। ठीक है, एक ऑपोजिट प्रोसेस के बारे में सोचिए। जब घर में पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं, तो हम इन्हीं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करके रखते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं ये सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करे जाने पर श्रिवल हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। आम भाषा में कहते हैं कि इन्होंने पानी छोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ? ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं इनमें वाटर का या सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ है कुछ वॉल्स के अक्रॉस, जिनमें नेकेड आई से तो कुछ ओपनिंग्स नज़र नहीं आती, लेकिन इनमें माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर ओपनिंग स्पोर्स मौजूद हैं। ठीक है ना? और इनके अक्रॉस सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव कर रहा है, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, या फिर ऐसा कहूँ कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। जो सेल्स होते हैं, चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, हमारी बॉडीज़ में हो, तो उन सेल्स में कुछ फ्लूइड्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, और उन सेल्स को अगर हम पानी से सराउंड करके रखते हैं, प्योर वाटर से, तो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पानी उन सेल्स में एंटर करता है। ऐसा ही हुआ जब हमने रेजन्स को पानी में डिप करके रखा। पानी सेल वॉल्स के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू उन रेजन्स में एंटर कर गया एंड दे गॉट स्वॉलन अप, और उसके अराउंड जो पानी हमने भरा था बाउल में वो हमें कम नज़र आया। दूसरी तरफ पिकल फॉर्मेशन की प्रोसेस में ऑपोजिट चीज़ हुई। वहाँ हमने उस फ्रूट के आसपास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट का सोल्यूशन रखा, तो उस केस में सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर से बाहर की तरफ हुआ और वो वेजिटेबल्स श्रिवल कर गई, और हमें नज़र आया कि आसपास वाटर का अमाउंट बढ़ा है और वो वेजिटेबल्स श्रिवल कर गई है। इन सभी प्रोसेसेस में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है एक वॉल के अक्रॉस, एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और ये सारी ही प्रोसेसेस एक जनरल नाम की कैटेगरी में आती हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमेशा एक वॉल के अक्रॉस हो रही है, जैसा कि मैंने कहा, और हमेशा हो रहा है मूवमेंट सॉल्वेंट का फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टुवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड। चलिए इसी को अपन प्रॉपरली डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डेफिनेटली नोट करिए, क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैं आपको समझा रहा था, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय द राइट काइंड ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब इट परमिट्स the smaller solvent molecules to pass through but prevents the movement of larger
hydrated solute particles, and of course colloidal and suspended particles as well. तो ये जो membrane है ये कुछ molecules को क्रॉस करने दे रही है और larger molecules को क्रॉस नहीं करने दे रही, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये मेम्ब्रेन्स नेचुरल ऑरिजिन की भी हो सकती हैं और बनाई भी जा सकती हैं, जैसे सेलोफेन, पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर एटसेट्रा. सेल मेम्ब्रेन्स भी सेमी परमिएबल हैं और ऐसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक नेट मूवमेंट होता है, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. और किधर से किधर, फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड. और इस फिनोमेना का नाम है ऑस्मोसिस. अभी इसी तरह से क्यों हो रहा है मूवमेंट, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे. इस ऑस्मोसिस के साथ जुड़े हुए एक प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी हम समझेंगे. लेकिन अभी हमने ब्रॉडली इस प्रोसेस को समझ लिया है. इसमें नेट मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हो रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड. तो सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूशन साइड में बढ़ेगा और सॉल्वेंट साइड में कम हो जाएगा. इसी फिनोमेनन को बोलते हैं ऑस्मोसिस. तो जैसा मैंने अभी बोला, अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन सॉल्यूशन साइड increases. As osmosis occurs, amount of liquid on the solution side increases, while that on the solvent side decreases. Solvent का amount कम होता जाएगा, solution का amount बढ़ता जाएगा, क्योंकि solvent जो है वो solution side में move कर रहा है. पर ध्यान रखना, ये one way traffic नहीं है. This is not a one way traffic. इसमें movement solvent का दोनों तरफ हो रहा है, पर नेट मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस. विच बोथ डायरेक्शंस? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन एज वेल एज फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट. पर फास्टर रेट से जो मूवमेंट हो रहा है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का हो रहा है. ठीक है ना. मूवमेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड इज मोर फेवर्ड, unhindered, and that is why it occurs at a greater rate and occurs at a faster rate. इसको कैसे समझें? इसको समझना भी आसान है. देखिए, जब जिधर सॉल्वेंट है उधर से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं. मान लो ये है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें स्मॉल ओपनिंग्स होंगी जो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं. इधर अगर सॉल्वेंट है तो इस तरफ से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस करने की कोशिश करेंगे. इधर अगर सॉल्यूशन है तो यहां पर लार्जर हाइड्रेटेड सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, वो क्रॉस तो नहीं कर पाएंगे लेकिन सॉल्वेंट के लिए हिंड्रेंस जरूर क्रिएट करेंगे. तो सॉल्वेंट साइड से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन साइड से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ट्राई कर रहे हैं मूव करने का. हालांकि जो नेट मूवमेंट है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इधर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो खुद तो क्रॉस नहीं कर पा रहे लेकिन सॉल्वेंट का मूवमेंट भी हिंडर कर रहे हैं. ठीक है ना. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स एक तरफ से हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हिंड्रेंस ही नेट मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का करा रही है. ठीक है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अपन शॉर्ट में एसपीएम रेफर करने वाले हैं. नाउ कंसिडर अ सिचुएशन जिसमें ऑस्मोसिस हो रही है. इस डायग्राम को देखिए. दिस इज अ यू शेप्ड ट्यूब जिसमें एक तरफ क्या भरा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ कौन फिल्ड है, सॉल्यूशन. ठीक है. और बीच में क्या लगी हुई है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो जैसा मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये जो अपना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आसपास का जोन है, अगर मैं इसको
एनहांस करके दिखाऊं इसके आसपास की सिचुएशन को, अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इस तरह के सब माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स हैं। एक तरफ सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह के वी शेप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज इस मेम्ब्रेन की ओपनिंग्स के साइज से छोटा है या सिमिलर है, तो ये मेम्ब्रेन से क्रॉस कर पा रहे हैं। क्रॉस तो ये दूसरी तरफ से भी कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ लार्जर हाइड्रेटेड सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी से हमें कोई कंसर्न नहीं है, और उनका साइज इतना लार्ज है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो खुद तो क्रॉस करेंगे नहीं, और वाटर मॉलिक्यूल्स के क्रॉस करने के लिए भी हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इस वजह से नेट मूवमेंट किधर से किधर हो जाएगा बताओ? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। हालांकि आप समझ रहे हैं ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, मॉलिक्यूल्स दोनों दिशाओं में मूव कर रहे हैं, पर नेट मूवमेंट जो हो रहा है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो ये एक इनिशियल स्टेट है जब हमने लिक्विड दोनों तरफ बराबर अमाउंट में भरा है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि लिक्विड का लेवल लेफ्ट साइड में कम होने लगेगा और सॉल्यूशन साइड में बढ़ने लगेगा। तो ऐसा लगता है कि एक प्रेशर जो है वो लिक्विड को सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फोर्स कर रहा है। दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, पर एक एडिशनल प्रेशर सॉल्वेंट साइड पर लग रहा है जो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन की तरफ पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। और यही जो एडिशनल प्रेशर सॉल्वेंट साइड को फील हो रहा है, इसी को अपन नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस की फिनोमेना कराने के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन की तरफ फोर्स करता हुआ जो ये प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर, इसी को क्या नाम दिया गया है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समय के साथ क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जरूर आएगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा तो सॉल्यूशन साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो जो पुश लग रहा है लिक्विड को लेफ्ट टू राइट जाने का, वो भी कम होता जाएगा। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर नाम की क्वांटिटी है, ये सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो समय के साथ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन साइड में थे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती गई है। उनका नंबर तो कम नहीं हुआ, लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है, बिकॉज लिक्विड सॉल्वेंट हैज मूव्ड इनटू द सॉल्यूशन साइड। So the amount of solvent has increased on the solution side. तो same amount of solute अब बड़े amount of solvent के साथ है, तो concentration कम हो गई है। ठीक है, और इसी concentration के कम होने के साथ साथ ये osmotic pressure नाम की quantity जो इस तरफ से लग रही थी, ये भी कम होती गई है। तो क्या ये सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम अक्वायर कर पाएगा? ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में लिक्विड का लेवल इतने अमाउंट से कम हुआ, राइट साइड में इतने अमाउंट से बढ़ा, तो दोनों तरफ लिक्विड के लेवल में लिक्विड के लेवल में H अमाउंट का डिफरेंस आ गया या नहीं? अब ये जो H अमाउंट का डिफरेंस आया है, ये जो H हाइट का लिक्विड कॉलम है, ये अपने बेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसको अपन रो GH के नाम से समझते हैं। यहां पर रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन राइट साइड में फिल्ड है, उसकी डेंसिटी। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और h है दोनों तरफ लिक्विड कॉलम्स की हाइट का डिफरेंस। अब ये जो रो जी एच प्रेशर लग रहा है हाइट डिफरेंस की वजह से, ये अल्टीमेटली इस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। पहले शुरुआत में जब लेवल्स बराबर थे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने वाला कोई प्रेशर राइट साइड पे नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता गया और ये हाइट बढ़ती गई, रो जी एच बढ़ता गया और पाई कम होता गया। तो इक्विलिब्रियम पर आकर ये पाई जो है वो रो जी एच से बैलेंस हो जाएगा। तो ये सिस्टम ग्रेविटी की वजह से, हाइट डिफरेंस की वजह से अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच जाएगा। सारा का सारा लिक्विड सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम में भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। अब इस बात को भी समझ लो कि इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, और कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्वेंट को कितना धक्का लग रहा है, कितना पुश लग रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए, वो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है वैसे वैसे ये जो पुश या जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था ये भी कम होता जाता है। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर अपन ऑस्मोसिस के पीछे की थर्मोडायनेमिक्स को समझने जाएं तो ऑस्मोसिस को ड्राइव कर रहा है एक पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सॉल्वेंट as it crosses the semi-permeable membrane and mixes with the solution। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की एंट्रोपी सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा है। सॉल्यूशन इज अ मोर डिसऑर्डर्ड स्टेट। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन की एंट्रोपी लेवल ज्यादा है। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एसपीएम क्रॉस करके सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं तो वो एक डिसऑर्डर्ड एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, ठीक है ना, हायर एंट्रोपी वाले एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। एंट्रोपी बढ़ जाती है और एंट्रोपी का बढ़ना किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल माना जाता है। सो फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। हालांकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में कोई हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, स्पेशली अगर हम सॉल्यूशन को कैसा मान लें, आइडियल, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के बनने पर कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आता। तो सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा है, एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, तो फिर कोई एंथैल्पी चेंज नहीं आ रहा, बट एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव आ रहा है। देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच तो जीरो है पर डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होने वाली किसी भी प्रोसेस का अगर डेल्टा जी नेगेटिव रहता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव रहता है, तो वो प्रोसेस कैसी मानी जाती है, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होने वाली प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप वर्क ऑब्टेन भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियसली क्यों हो रही है, क्योंकि ऑस्मोसिस के दौरान एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव करता है तो वो एक डिसऑर्डर्ड माहौल में आ जाता है, डिसऑर्डर्ड एनवायरनमेंट में, और उससे फिर ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव बन जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया है उस तरफ आ जाते हैं। वैसे तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को ड्राइव ही ऑस्मोटिक प्रेशर कर रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता तो फिर ऑस्मोसिस भी नहीं होती। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को जब हम डिफाइन करने जाते हैं तो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो हमें लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन साइड पर, जिससे कि हम किसी भी नेट ऑस्मोसिस को होने से रोक पाएं। फिर से समझ लेना ध्यान से, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने के लिए जिम्मेदार भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, ठीक है ना। अगर ये पाई नहीं होता तो फिर सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड में मूव नहीं करता। ये अपना सॉल्यूशन है, ये हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स,
This is the solution phase. This is the pure solvent phase. एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ है सॉल्यूशन, दोनों तरफ लिक्विड का लेवल बराबर है। और ऐसी स्थिति में अगर हम ऑस्मोसिस को होने से रोकना चाहते हैं, मतलब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, शुरू में ही हम ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा। किस तरफ लगाना होगा? सॉल्यूशन साइड पे लगाना होगा। उतना ऑस्मोटिक प्रेशर जिससे हम लिक्विड का लेवल दोनों तरफ बराबर रख सकें और किसी भी ऑस्मोसिस को होने से रोक सकें अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उस एक्सटर्नल प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा गया है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का काम कर रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है वो बता रही है, ठीक है ना। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर नहीं भी लगाओगे तो भी ऑस्मोसिस तो होनी है, और ऑस्मोसिस जब होनी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रेशर का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है। पी एक्सटर्नल लगाना तो बस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का एक तरीका है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। वो एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाने से हम ऑस्मोसिस को रोक पाएं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से कम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो तो नेचुरल डायरेक्शन में लिक्विड का फ्लो होता रहेगा, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो सोचिए क्या होगा। इफ एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन पाई इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, तो फिर हम ऑस्मोसिस को रिवर्स कर पाएंगे, मतलब हम एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जगह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवा पाएंगे। आप समझते होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में। वो अपने आप तो नहीं होती, लेकिन उनको करवाया जा सकता है लगातार एक्सटर्नल वर्क के द्वारा। और कुछ इसी तरह का हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। एक्सटर्नल प्रेशर greater than pi is being applied on the solution side, then the movement of solvent molecules is reversed and occurs from solution side to solvent side. अब हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा पाएंगे, हालांकि इसके लिए हमें लगातार वर्क करना पड़ेगा और इंक्रीमेंटल वर्क करना पड़ेगा। वर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। खैर, ये प्रोसेस भी यूज में है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। और घरों में जो वाटर प्योरीफायर्स लगे रहते हैं, प्रोबेबली आपके घर में भी लगा होगा, जिसको हम आम भाषा में आरओ कहते हैं। तो ये आरओ और कुछ नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। इसमें हम इम्प्योर वाटर को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए प्योर वाटर में कन्वर्ट कर पाते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन पाई ऑन द सॉल्यूशन साइड, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट के फ्लो को रिवर्स कर पाते हैं, और इस तरह से हम प्योर वाटर ऑब्टेन कर पाते हैं। ये प्रोसेस डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में काम आ सकती है। इवन सलाइन वाटर, सी वाटर को भी ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए सूटेबल बनाने में काम ली जा सकती है। ऑफ कोर्स ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कुछ रिजल्ट्स की तरफ, कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि ऑस्मोसिस के पीछे जिम्मेदार प्रेशर का नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ये प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर। जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा ऑस्मोसिस फोर्स होगी, उतना ही ज़्यादा लिक्विड का मूवमेंट फेवर्ड होगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन and not on the identity of solutes, and is a colligative property। ठीक है ना। और पाई जो है, it is observed to follow an ideal gas like equation। Luckily osmotic pressure एक ideal gas like equation follow करता है। आप सबको याद होगा PV is equal to nRT, तो उसको अपन मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं P is equal to n by VRT, और n बाई वी और कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन होती है गैस की। कुछ उसी फॉर्म में यहाँ पर इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर c है कॉन्सेंट्रेशन, गैस की नहीं, सॉल्यूशन की।
सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन इज C। R वही पुराना अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन है, या फिर 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन है। यहाँ पर अपन अपना पुराना चिर परिचित वैन हॉफ फैक्टर भी यूज़ में ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर C का मतलब हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट एडेड। उम्मीद है आप सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और सॉल्यूट एडेड का फ़र्क अब समझने लगे हो। सॉल्यूट इन सॉल्यूशन का मतलब आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो पार्टिकल्स बचे हैं वो, और सॉल्यूट एडेड का मतलब जितने पार्टिकल्स आपने सॉल्यूशन में ऐड किए थे। अगर एडेड पार्टिकल से मोलैरिटी निकाल रहे हो तो I से मल्टीप्लाई करना है, और पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन से मोलैरिटी निकाली है तो फिर I से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो जितने वॉल्यूम में वो सॉल्यूशन है उतने ही वॉल्यूम में अगर एक आइडियल गैस होती सपोज, और वो आइडियल गैस सिर्फ सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बनी होती, सॉल्वेंट नहीं होता, तो वो आइडियल गैस उतने ही वॉल्यूम में उसी टेम्परेचर पर जो प्रेशर लगाती, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, उतने ही वॉल्यूम में अगर एक आइडियल गैस भरी होती जिसमें सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स ही होते, तो फिर वो जो प्रेशर लगाती वही ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस फॉर्मूला को इस तरह से अपन समझ सकते हैं। अब एक दूसरी सिचुएशन में ऑस्मोसिस को समझिए। यहाँ पर अब की बार दो सॉल्यूशंस हैं, फिर से वही पुरानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनके बीच में, पर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ऑस्मोसिस किधर से किधर होगी। तो हमने एनालिसिस के लिए मान लिया कि Ca की वैल्यू Cb से कम है, दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पर हैं, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम आएगा, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम आता है उसको अपन बोला करेंगे हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आया है उसको बोला करेंगे हाइपरटोनिक। तो ये वर्ड्स उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। हाइपोटोनिक मतलब एक लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन, और ये वर्ड हमेशा कंपैरिजन के समय यूज़ में आएंगे। कोई सॉल्यूशन अपने आप में हाइपोटोनिक नहीं है, अपने आप में हाइपरटोनिक नहीं है, किसी की तुलना में ही हाइपोटोनिक है, किसी की तुलना में ही हाइपरटोनिक है। ठीक है, वापस से इस डायग्राम को समझिए। ए की कॉन्सेंट्रेशन को अपन ने कम माना है बी से, तो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है, और ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नेचुरली इस तरफ लगा करता है। जैसे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्वेंट साइड पे हमने शो किया था, ऐसे ही ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी साइड पे शो करेंगे और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ए साइड पे। तो इधर से लग रहा है पाई बी, उधर से लग रहा है पाई ए, ऐसे इमेजिन करो। और हमने देखा है कि पाई ए कम है और पाई बी ज़्यादा है, तो इधर से लिक्विड को प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है, इस वजह से जो नेट मूवमेंट होगा वो अगेन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब ए से बी की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। So net osmosis will occur from solution A towards solution B. तो दोनों के दोनों पिस्टन्स जो हैं वो राइटवर्ड्स मूव करेंगी, B की साइड अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ेगा, A की साइड कम होता जाएगा। और जब B की साइड अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ेगा तो B की साइड में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, A की साइड से सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो A की साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ध्यान से समझना, suppose this is Ca and this is Cb, Ca is less than Cb, पर जब ऑस्मोसिस हो रही है तो B की साइड में लिक्विड बढ़ रहा है तो B की साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, और A की साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है ना, A की साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और B की साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, और अल्टीमेटली ये दोनों कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हो जानी है। जब ये कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हो जाएंगी तो दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर्स भी इक्वल हो जाएंगे।
ऐसी कंडीशन में ये सॉल्यूशंस अब आइसोटोनिक बोले जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ लिक्विड के लेवल्स बराबर हैं, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ ऑस्मोसिस हो रही है, जिनमें जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी वो कम हो रही है और जिधर कम थी वो बढ़ रही है, और अल्टीमेटली दोनों सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस सेम लेवल पर आ रही है। कॉन्सेंट्रेशन सेम मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाने पर ये सॉल्यूशंस अब कैसे बोले जाएंगे? आइसोटोनिक। तो यहां से अपन कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस हमेशा किधर से किधर होती है? फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टुवर्ड्स अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन until they become isotonic. Hypo to hyper until they become iso. याद रख पाओगे? हाँ, इस एनालिसिस में हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों तरफ लिक्विड के लेवल्स इक्वल हैं, कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है। अगर हाइट का डिफरेंस आया जैसा कि उस यू शेप्ड ट्यूब में आया था, तो फिर आइसोटोनिक होने से पहले ही ऑस्मोसिस रुक जाएगी, क्योंकि वो जो हाइट का डिफरेंस है ना, वो भी ऑस्मोसिस को अपोज करेगा और सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक नहीं होने देगा, उससे पहले ही ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ सॉल्यूशंस लिखे हैं, उनकी मोलैरिटीज़ लिखी हैं, और हमको इन सॉल्यूशंस की ऑस्मोटिक प्रेशर्स कंपेयर करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये तो मानेंगे कि सभी सॉल्यूशंस का टेम्परेचर सेम है। ये तो डिफ़ॉल्ट अजम्पशन है कि सॉल्यूशंस का टेम्परेचर सेम है। बस आपको यहाँ पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर रहना है। तो हमें पता है कि ग्लूकोज तो डिसोसिएट होता नहीं है। जितनी मोलैरिटी ग्लूकोज की बताई गई है उतनी ही मोलैरिटी सॉल्यूट पार्टिकल्स की है सॉल्यूशन में। सिमिलरली जितनी मोलैरिटी NaCl की बताई गई, क्या उतनी ही सॉल्यूशन में मिलेगी? जी नहीं। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड ACOH जिसको शॉर्ट में लिखा है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि ये 100% डिसोसिएट हो रहे हैं। तो NaCl के केस में अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़कर 0.03 मोलर हो जाएगी सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मैग्नीशियम नाइट्रेट के केस में भी ट्रिपल हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़कर सेम लेवल पर पहुंच जाएगी। एसिटिक एसिड के केस में वैन ऑफ फैक्टर 1+ अल्फा रहेगा और 1+ अल्फा टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर अल्फा 1 से काफ़ी छोटा नंबर है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये हो गए इनके कॉन्सेंट्रेशंस। और फिर हमें पता है कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है। तो सॉल्यूशन 1 का सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका? उससे ज़्यादा सॉल्यूशन 2 का, उससे भी ज़्यादा, सॉरी मिस्टेक हो गई, प्लीज़ करेक्ट। सॉल्यूशन 4 का है उसके बाद, और सॉल्यूशन 2 और 3 का इक्वल है। तो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर वाले ये दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक कहे जाएंगे। अगर इनके बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाओगे 2 और 3 के बीच में, तो कोई नेट ऑस्मोसिस होने वाली नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन 4 जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है, 2 और 3 के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन 4 हाइपोटोनिक है। तो उम्मीद है इस तरह की चीज़ें आप समझ पा रहे हो। आप कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काम में ली ही जाती हैं, और इस पर्पस के लिए सबसे कन्वीनियंट, सबसे ज़्यादा आम जिंदगी से जुड़ी हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कन्वीनियंटली रूम टेम्परेचर्स पर मेजर हो सकता है,
इसकी वैल्यूज़ भी सिग्निफिकेंटली लार्ज रहती हैं। इसके लिए आपको कोई बॉइलिंग या फ्रीजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो रूम टेम्परेचर अवेलेबल है, चाहे वो 20 डिग्री सेल्सियस हो या 30 डिग्री या 25 डिग्री, उसी पर आप ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पर। हमको एक सॉल्यूट प्रोटीन का मास दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है मोलर मास। है तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी होगी। फॉर्मूला ये है अपने सामने। ऑस्मोटिक प्रेशर 1.54 टॉर है, जिसको मैं 760 से डिवाइड करके किस में बदल लूँगा? एटमॉस्फेयर में। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को लिखूंगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स को लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। ये मोलर मास ही हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम भी लीटर्स में ले लेते हैं। याद रखना प्रोटीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते एक्वस मीडियम में। आर की वैल्यू अपन 0.082 ले लेते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर 300 केल्विन्स। तो हमने वॉल्यूम लीटर्स में लिया, ये मोल्स हैं अपने, ये लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में है वैल्यू, और ये केल्विन्स में है। इस तरह की यूनिट्स लेकर चलेंगे तो मोलर मास ग्राम्स पर मोल में आ जाएगा। चलिए करते हैं ये वर्किंग। 3.5/5 वुड बी 0.7। 10 की पावर्स यहाँ पर कैंसिल हो गई। इन दोनों को आप मर्ज कर दीजिए, ये 24.6 हो गया। ठीक है। ये 760 ऊपर जाएगा, 1.54 नीचे है। करिए, इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। आप भी करके देखिए क्या आंसर आता है। ये 7 की टेबल में कैंसिल हो रहा है। 2.2 टाइम्स 123/11 इंटू 760 ग्राम्स पर मोल। याद रखना प्रोटीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट्स काफ़ी बड़े नंबर्स ही आएंगे। वन 123 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 76 से। तो 93480 आ रहा है। 93480 ग्राम्स पर मोल। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 11 भी है। So let's see how much this becomes. This would be 8,000 something. 8854 10 0 108 908 ग्राम्स पर मोल। और भी रफली लिख दूं तो 8.5 इंटू 10 to the power 3 ग्राम्स पर मोल इस प्रोटीन का मोलर मास आ रहा है, विच इज़ प्रिटी टिपिकल ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन्स के मोलर मासेस इसी तरह से 8,000 10,000 20,000 ग्राम्स पर मोल आया करते हैं। चेक करिएगा आपको भी यही आंसर मिलता है क्या। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा, सबसे सूटेबल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मोलर मास सॉल्यूट्स का फाइंड करने के लिए वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसकी वैल्यूज़ भी लार्ज इनफ आती हैं, फाइंड करने में भी आसान है, रूम टेम्परेचर्स पर आसानी से मेजर भी कर सकते हैं। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे सूटेबल मोलर मास डिटर्मिनेशन के पर्सपेक्टिव से ऑस्मोटिक प्रेशर है। ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। वन नेवर नोज कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो हमारी ऑल राउंड प्रिपरेशन रहनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन दिया हुआ है एक सॉल्ट MX का, मतलब जितना ये डिजॉल्व हो सकता है पानी में उतना डिजॉल्व कर दिया है मैक्सिमम लिमिट तक।
तब जाके इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 76 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी आ रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर। ये मान लेते हैं कि mx कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, तो हमें इसके लिए क्वांटिटी फाइंड करनी है जिसका नाम होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये एक डिफरेंट चैप्टर से इसको रिलेट कर रहा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उससे हमें सॉल्युबिलिटी को रिलेट करना है, और सॉल्युबिलिटी हमें मिलेगी ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो चलिए, हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू ICRT। क्योंकि mx तो डिसोसिएट कर रहा है और एक पार्टिकल से दो बन रहे हैं, ठीक है ना, तो हम I की वैल्यू 2 लेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर अपन एटमॉस्फेयर्स में ले लेते हैं। 76 mmHg को 760 mmHg से डिवाइड करने पर एटमॉस्फेयर में वैल्यू मिलेगी। और ये जो C है ये mx की कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, और mx की इसी कॉन्सेंट्रेशन को अपन सॉल्युबिलिटी नाम दे रहे हैं। R की यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड वैल्यू ले लेते हैं 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। मैं मान रहा हूँ कि ये सिंप्लीफाइड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, लेकिन ईजियर कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर अपन यूज़ में ले रहे हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको mx की मोलर सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी। सॉल्व करके देखिए, देखिए कितना आता है। आई थिंक ये 2 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर आएगा, ठीक है। तो ये आ गई मोलर सॉल्युबिलिटी। और उसके बाद हमें पता है कि mx के जितने मोल्स पर लीटर डिसॉल्व होते हैं उतने ही मोल्स पर लीटर m+ के बनेंगे और उतने ही x- के बनेंगे। क्योंकि ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है mx में, मतलब हम मान सकते हैं कि इस तरह का एक इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है ना। अनडिसॉल्व्ड सॉलिड और डिसॉल्व्ड आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, और इस इक्विलिब्रियम में m+ और x- की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हैं 2 × 10⁻³ मोलर। और इसी तरह के इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो वो जो सॉल्युबिलिटी वाली प्रोसेस हमने लिखी, उसी का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस बराबर आई हैं, ठीक है ना। कितनी आई हैं, 2 × 10⁻³ मोलर। तो बेसिकली हमें 2 × 10⁻³ मोलर का स्क्वायर करना है। दैट गिव्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4 × 10⁻⁶। बस हो गया क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, पर दो चैप्टर के कंसेप्ट्स यहाँ पर मिक्स किए गए हैं। उम्मीद है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस की ये डिस्कशन अच्छी लगी, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा, और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हम आगे लाते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।